नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। मैं हूं मुकुल सरल। आज हम दो मुद्दों की पड़ताल करेंगे। पहला मुद्दा, रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमले की। एक बड़ा हमला, क्या ये जंग की शक्ल बदल देगा? ये कितना खतरनाक है? इसके आगे क्या परिणाम हो सकते हैं? इस सब पर बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा है एलन मस्क और ट्रंप साहिब का, कि दोनों का रोमांस ओवर हो गया है और अब किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से विवाद ये आगे बढ़ रहा है और इसके क्या मायने हैं अमेरिका के लिए और पूरे विश्व के लिए। इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे न्यूज क्लिक के चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ। प्रबीर, आपका स्वागत है। तो पहला मुद्दा जो सबसे बड़ा है, बड़ा अहम, जिसे समझा जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर ड्रोन हमला किया है। ड्रोन के जरिए उसने उसके कई एयरबेस पर हमला किया है और कई सैन्य विमान जो नष्ट कर दिए हैं। इसे एक बड़ा हमला माना जा रहा है और एक जंग का नया रूप भी माना जा रहा है जिसमें ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। ये कैसे संभव हुआ और इसके क्या नतीजे आगे आ सकते हैं, इस पर हम बारी बारी से बात करेंगे। तो पर ये कैसे संभव हुआ और ये कितना आसान और कितना मुश्किल था? पहले तो ज्योग्राफी देखें। आप जानते ही हमारा प्यार मैप से बहुत दिन का है जी। तो हम मैप के जरिए बात करना चाहते हैं। पर अहमियत की जो बात कर रहे हैं उस पे अगर हम टिप्पणी करें तो ये देखना पड़ेगा, ड्रोन अटैक ये खास बात नहीं है कि ड्रोन अटैक्स बहुत दिन से यूक्रेन का चल रहा है। जंग का आजकल हर जगह पे ड्रोन अटैक उसका हिस्सा माना जा रहा है। हमारा अभी पाकिस्तान भारतवर्ष के बीच पे जो हुआ, जो इसका लड़ाई ईरान और इजराइल का जो हुआ था जिसमें अमेरिका ने भी शिरकत की थी, तो इन सब चीजों में और बहुत दिन से ड्रोन वॉर जो है आज जंग का पार्ट है। आप जानते हैं हुतीस ने हवाई उनकी जो बड़े सामुद्रिक जहाज है जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं उस पर भी हमला कर चुके हैं ड्रोन से, क्योंकि रूस के अंदर घुस के कई हजार किलोमीटर अंदर घुस के हमला किया। बाहर से ड्रोन भेजना एक अलग बात है। मैं अंदर से भी इसको इतना बड़ी बात नहीं मान रहा हूं क्योंकि यूक्रेन बहुत दिन से कर रहा है जी। बड़ी बात इसलिए है कि यहाँ पर ये जिसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड, जिसपे इन हवाई जहाजों पर हमला हुआ है जो न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब अगर आप पर न्यूक्लियर हमला होता है तो आप उसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से जब देंगे, कहाँ कौन सा औजार इस्तेमाल करेंगे, वो न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट माना जाता है। एक तो है कि रॉकेट्स जो भूगर्भ में छिपा के रखते हैं, दूसरा है जो सबमरीन वो इस्तेमाल करते, तीसरा है हवाई जहाज। और ये न्यूक्लियर बॉम्बर जो है वो न्यूक्लियर ट्रायड का पार्ट है जो इस जगह पे था। देखेंगे ये 3000 करीब किलोमीटर दूर है जी। तो ये न्यूक्लियर ट्रायड पर अटैक करना ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात इसलिए है कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स होते हैं, जो रूस के भी है अमेरिका का भी है, उसमें यह माना जाता है न्यूक्लियर ट्रायड पर आक्रमण करना, अटैक करना, ये हमारा न्यूक्लियर अटैक के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक देश दूसरे देश को अगर न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है तो कौन सी चीज पर पहले अटैक करेगा? जो उनका हमला, बदला हमला जो हो सकता है, जिन औजारों को जरिए उस पर अटैक। न्यूक्लियर ट्रायड यानी उसकी त्रिशक्ति, यानी तीन तरफा हमला, जमीन से, आसमान से और समंदर से, पानी से। तो वो तीन औजार जिनके पास होते हैं तो उन चीजों पर हमला हुआ है। तो इनकी दोनों देशों की जो न्यूक्लियर मुख्य देश है, चीन भी है, हम भी हैं, पाकिस्तान भी है, पर मुख्य देश अगर माने सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन से लेस है वो है अमेरिका और रूस। तो इन दोनों देशों की जो न्यूक्लियर क्या कहेंगे पॉलिसी है, ओपन है, सब जानते हैं इसका कि न्यूक्लियर ट्रायड पे अटैक जो है उसको न्यूक्लियर अटैक ही एक हिसाब से मान। तो आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं कि ड्रोन अटैक हो गए, जिस तरह की मीडिया में खबरें आई कि ड्रोन और इतने सस्ते ड्रोन से बड़े महंगे उनके विमान नष्ट कर दिए, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि न्यूक्लियर ट्रायड जो है
उसे निशाना बनाएगा और उससे एक बड़ा खतरा बढ़ सकता है। और ये पहले भी आप जी। देखेंगे कि हवाई जहाज, हवाई अड्डों पे अटैक हुआ है, ड्रोन के जरिए अटैक। जी, मैं कुछ दिखा दूं तस्वीरें भी जी। हाँ, नहीं तो अभी की है ये। हाँ, नहीं, वो ट्रायड वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये 3 तरीके हैं जी। हाँ, तो ये न्यूक्लियर ट्रायड की तस्वीर आपने जी। दिया है, जो इसमें हवाई जहाज, सबमरीन और आपका रॉकेट्स तीनों शामिल है। पर अगर उसका हम दूसरे चीजों को देखें जी। तो ये इस तरह के जो एयर बेसेस है जो यूक्रेन के पास है, ये तो सबसे पास है इन तीनों में से जी। तो, और दूसरे भी इतने दूर नहीं है। ये इस तरह के अटैक्स पहले भी हुए हैं जी। तो इससे इतनी बड़ी, बहुत बड़ी बात हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स यूक्रेन करता आया है। इसमें जो सवाल उठा है कि ये क्या बिना अमेरिका या ब्रिटानिया के, बिना सहारे, फ्रांस भी कह सकते हैं, पर इन दोनों का नाम ज्यादा आ रहा है, क्या यह संभव था? क्यों संभव नहीं था? लोग बता रहे हैं कि 3000 किलोमीटर इसकी गाइडेंस जो करनी है वो यूक्रेन से करना मुश्किल है, उसके लिए सैटेलाइट गाइडेंस चाहिए। ये तो स्टैटिक है, तो कहीं जा नहीं रहे हैं। हाँ, तो पर इनको पिन पॉइंट करने, ड्रोन कहाँ है और कहाँ अटैक करना है, ये जो गाइडेंस है ये बिना सैटेलाइट का संभव नहीं था। और यूक्रेन के लिए 3000 किलोमीटर दूर से इसको चलाना संभव तो नहीं था, लोगों का मानना है जी। हम तो एक्सपर्ट है नहीं, हम तो पढ़ के ही बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसीलिए जरूर अमेरिका या ग्रेट ब्रिटानिया दोनों की हाथ रहा होगा, यूनाइटेड किंगडम के हाथ रहा होगा, तभी ये संभव हो पाया। और इसीलिए खतरा ज्यादा ये है कि रूस इसका जवाब किसको देगा, कहाँ देगा, ये सवाल है। अगर रूस इसको यूक्रेन तक सीमित रखते हैं तो बला टल जाएगा, पर सवाल है कि इसको अगर आगे ले जाते हैं तो दुनिया के लिए खतरा है। और इस तरह के खतरनाक स्टेप, कदम बढ़ाना, इसको लोग मान रहे हैं कि टेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं ये पूछूंगा आपसे, क्योंकि ये अब 3 साल, करीब 3 साल से ज्यादा हो गए, 2022 फरवरी में ये रूस और यूक्रेन का संघर्ष, ये युद्ध शुरू हुआ। अब ये बताया जा रहा है कि इसके लिए भी तैयारी करीब 18 महीने पहले से थी, और उसके अंदर घुस के वहां ट्रक ले जाके उन्होंने उस तरह से ये हमला किया। लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं, जो खतरे बता रहे हैं आप, जो परमाणु 3 शक्तियां हैं, मतलब उसके लिए जो 3 वाहन हैं उनके, उन पर हमला एक तरह से किया गया, ये बड़ा एक वो है। तो और ये सब एक शांति वार्ता के बीच, मतलब इस बीच ये भी चल रहा था कि शांति वार्ता होगी, इस्तांबुल में शांति वार्ता हुई कुछ देर, उस दौरान ये सब करना, तो ये फिर कहाँ जाएगा, क्या नतीजा निकलेगा? ये पहले उसको देख ले क्या हुआ है, एक झलक इसको देख ले। ये तस्वीरें हैं जहां पर फोटो ली गई है दूर आसमान से, सैटेलाइट इमेजरी भी है, देखेंगे। ये यूक्रेन के ही उसने, जो सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन है, उसने ये सब जारी किए हैं कुछ तो उनकी है। और ये जो है सैटेलाइट इमेजेस है जो दिखा रहा है हवाई जहाज कितने नष्ट हुए हैं जी। तो उसमें अभी तक जो आ रहा है 10 या 12 हवाई जहाज नष्ट हुए हैं। यूक्रेन का ज्यादा का दावा है। हाँ, वो तो खैर जो सब्सटैंशिएटेड नहीं है और किसी एविडेंस के जरिए, उसको हम अभी ना माने। तो जो तस्वीर में आ रहा है, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी इमीडिएट है, आजकल सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, कुछ भी होता है उसकी इमेजेस मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुआ उसमें भी सैटेलाइट इमेजेस नहीं थे। तो सैटेलाइट इमेजेस तो यहाँ पर साफ है कि कुछ विमान नष्ट हुए हैं। और इसको देखते हुए ये है जिसको हम कह रहे थे, जहां पर न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है, ये जो TU-95 या TU-22 जो है, ये न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। इसीलिए रूस का रिएक्शन है कि इस पे हम जवाब देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, बात की बात है, पर जवाब हम देंगे। और कल रात में कहा जा रहा है कि काफी हमला हुआ है यूक्रेन के ऊपर, पर उनका ये नहीं होगा कि एक इतनी बड़ा हमला हुआ है कि इस पे हम बहुत ज्यादा कुछ करें, तो वो भी चुनेंगे कब क्या करना है। पर लगता नहीं कि रूस इसको
भूलेगा और शांति के लिए ये दबाव के जगह उसका उल्टा असर पड़ सकता है। और न्यूक्लियर ट्रायड का हमने बात कर ही चुके हैं। तो इसने आपने जिक्र किया जो शांति वार्ता की, तो शांति वार्ता की सीधी सी बात यह है कि वो 1 घंटा 15 मिनट हुआ, उसमें आधा वक्त तो लगा होगा ट्रांसलेशन के लिए जो आप बोलेंगे उसका हूबहू ट्रांसलेशन भी चाहिए। तो देखते हुए मान लीजिए 40-45 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई नहीं। इसका मतलब दोनों साइड अपना बात रख के खत्म कर दिया, आगे कुछ बढ़ा नहीं, कोई नेगोशिएशंस, कुछ बातचीत नहीं हुआ, सिर्फ दोनों ने अपना वक्तव्य पेश किया, बातें कहा और वही बात खत्म हो गई। तो ये लगता है कि यूक्रेन का जंग चलाना उसका लगता है लक्ष्य है, और रूस जो बातचीत ट्रंप और पुतिन के बीच में हुआ उसका कोई असर यूक्रेन में इस वक्त दिख नहीं रहा है कि वो कोई कदम उठाना चाहता है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं सच है गलत है कि यूक्रेन की अर्थनीति अगर जंग बंद हो जाएगा तो एकदम ठप हो जाएगा। जब तक जंग चलेगा तब तक वेस्ट यूरोप से पैसा आ रहा है। यहाँ तो बंद कर दिया, अमेरिका ने काफी पैसा वैसा देना चीजों बंद कर दिया, पर अभी भी वेस्टर्न यूरोप जो देश है वहां से आ रहा है। वो अगर बंद हो गया तो यूक्रेन का जो अब कहेंगे पैसा वापस दो, और ट्रंप क्या करेगा किसी को नहीं मालूम, ठीक है ना। तो ये देखते हुए जंग ना बंद हो, ये कहते हैं कि ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि जंग ना बंद हो। अगर जंग बंद हो गया तो उनकी सरकार भी इस वक्त नहीं है, क्योंकि चुनाव का वक्त आ गया है, उनको 2 साल पहले ही चुनाव कराना था। अगर चुनाव होता है कौन जीतेगा नहीं मालूम। तो ये सब देखते हुए, तो यानी ये जो 3 साल हुए हैं, हम सोच रहे कि ये इतनी लंबी क्यों जंग चल रही है, उसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह है कि जंग के नाम पर पैसा खूब आ रहा है, लेकिन पर यूक्रेन को भीतर नुकसान होगा, तमाम अपनी संसाधन, अपनी संपदा दूसरों पर गिरवी रखनी पड़ रही है। जैसे ट्रंप साहब भी चाह रहे थे कुछ चीजें हमें दे दीजिए, वो करने पड़ रहे समझौते, तो जनता में रिएक्शन तो कुछ होगा फिर नहीं। देखिए, जनता जब जंग चलता है तो रिएक्शन व्यक्त नहीं करता है, ये तो हमने यहाँ भी देखा है, नहीं कर पाए। तो ये जो है वो जंग के बाद होता है, क्या हुआ नहीं हुआ। चर्चिल जंग के वक्त बहुत पॉपुलर थे, जब चुनाव हुआ चर्चिल हार गए, ठीक है ना, दूसरे महायुद्ध के बाद। तो इसीलिए इन चीजों पे बताना कि लोगों के मन में क्या है वो जंग के बाद ही पता चलेगा। पर इसमें कोई दो राय नहीं, जब तक जंग चलेगा, एक युद्ध उन्माद कहें, पर ये परोक्ष क्रिटिसिज्म होता है पर सामने नहीं आता, ये भी है। तो ये चीज अभी यूक्रेन में जब तक रूस एकदम उसको विध्वस्त ना कर दे तब तक नहीं होगा। विध्वस्त करने में वेस्टर्न जो एड आ रहा है ना, पैसा जो आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा हिसाब है कि इस पे देखना हिसाब में है, क्योंकि ये अगर जो जंग बंद हो गया तो इनको पैसा सिर्फ आना ही कम नहीं हो जाएगा, इसको लौटाना भी पड़ेगा। तो वो यूक्रेन की सरकार का एक हिसाब से एक ये भी स्टेक है कि जंग बहुत ना हो पर कुछ चले, ताकि हमारा पैसा आता रहे, जो आपने कहा। तो इस मुद्दे को अगर मैं कंक्लूड करूं, जैसे आप कह रहे हैं कि जंग बहुत आगे ना बढ़े और लेकिन पैसा भी आते रहे, लेकिन जिस तरह की चीजें ये हो गई हैं, अब जिस तरह के पलटवार की आशंकाएं हैं, वो इन दोनों देशों और साथ ही दुनिया के लिए किस तरह से वो होगा, एक उसे हम कंक्लूड करें अगर इस मुद्दे को, तो आप क्या कहें? देखिए, जंग में हमेशा होता है कि लोग सोचते हैं हमारे कंट्रोल में है, पर किसी के कंट्रोल में होता नहीं है। मैं पहला महायुद्ध की बात करूं, कोई भी जो शिरकत करने वाले देश थे बाद में, कोई भी जंग नहीं चाहता था। एक घटना थी, एक ऑस्ट्रिया में एक ड्यूक फर्डिनांड जो है वो सिंहासन में अगले बैठने वाले थे, शायद उनका असैसिनेशन हो गया। ऐसा किसी ने नहीं किया कि जो जंग चाहते थे, तो किसी इक्का दुक्का कुछ घटना थी, हो गया, जंग शुरू हो गया। तो ये जो होता है कि उसको अगर आप देखें तो यही खतरा है कि जो करते हैं वो सोचते हैं इससे बड़ा युद्ध नहीं होगा, पर कंट्रोल में रह सकता है क्या, ये सवाल।
हाँ, ये आपने हमेशा, जब भी हमने युद्ध या यूक्रेन युद्ध और इस सब की बात की है, आपने हमेशा कहा कि जंग शुरू करना हाथ में होता है, कई बार खत्म करना, और ये सोचना सब कुछ आपके कंट्रोल में। एक गलती जंग को कहां से कहां ले जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। तो खैर, अब एक और नई तरह की जंग चल रही है जो अमेरिका के भीतर चल रही है। अमेरिका ने एक तो पूरी दुनिया पे ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, ये सब थोप रखी है। अब उनके बीच जो उनके परम मित्र थे एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के, दोनों में गलबैयां थी, दोनों का रोमांस था, एक तरह से कहा जाता है, जो राजनीतिक रोमांस और आर्थिक रोमांस, वो अब ओवर हो गया है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, हमले पर हमले कर रहे हैं। इस हद तक हमले हो रहे हैं कि वो छींचा लेदर के हद तक आ गए हैं। सोशल मीडिया पर बात की जा रही है, एक दूसरे की पोल खोली जा रही है। तो ये एलन मस्क साहब और ट्रंप साहब, इन दोनों के बीच अचानक, अभी तो ये सब सरकार में इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, अभी अचानक से मई में इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपना, जो इन्हें पद दिया गया था। एकदम से क्या तलखी आ गई, क्या रुकावटें आ गई, क्या यहाँ कौन सा ऐसा ट्रिगर पॉइंट, कौन सा ऐसा वो रहा जिससे ये दोनों अलग हो रहे हैं? देखिए, एक तो है कि जब व्यक्तिवाद होता है और दोनों व्यक्तिवाद क्या कहेंगे के चरम पे है, और बिजनेसमैन भी हैं दोनों व्यवसायी हैं, पर एक का बिजनेस तो सफल रहा। ट्रंप का बिजनेस तो बैंकरप्सी कई बार किया है, मेरे ख्याल से 6 बार उसकी बैंकरप्सी हुई है, ठीक है ना। टेलीविजन में आने के बाद ही उनका पैसा बना और उसके आधार पे उनका काफी चला, और मेरे ख्याल से उसके आधार पे वो प्रेसिडेंट भी बने। पर ये जो झगड़ा हुआ है, इसके बुनियादी आधार भी कुछ है, क्योंकि जो बजट ट्रंप ने कहा कि बिग एंड ब्यूटीफुल बजट, एलन मस्क ने कहा इससे डेफिसिट और भी बढ़ेगा, तो ये कोई अच्छी बजट नहीं है, बकवास की बजट है। और दोनों में जुबान पे तो कोई लगाम दोनों की नहीं है, तो एक दूसरे पे, इसीलिए आप जो छीछा लेदर की बात कर रहे हैं वो शुरू कर दिए। तो इसमें ट्रंप को उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं, इसने कहा था ये पागल है। तो ये तो ये सच तक आ गई है, पागल कह रहे हैं ट्रंप को, मस्क को, और वो कह रहे हैं कि झूठ बोलता है, और तरह तरह के आरोप हैं। तो ये जो चीजें है, ये तो मामूली बात है ना, क्योंकि इसके पीछे और क्या है हमें नहीं मालूम। पर ये गाली गलौज करना ठीक है, पर जो लोग कह रहे हैं मालूम जो है, कुछ चीजें जो हित जुड़ रहे हैं, वो जो है, इसमें जो खतरनाक बात जो एलन मस्क ने कहा है, जिसके वो मेरे ख्याल से ट्रंप उसको कभी ना कभी उसका जवाब देगा, कहा कि वो जेफरी एप्स्टीन से साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है, वो पब्लिक हो जाएगा तो पता चलेगा इसने क्या किया है। तो जेफरी एप्स्टीन जेल में था, उसको जेल में मार दिया था किसी ने। तो जेफरी एप्स्टीन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, वो बड़ा सोशल फिगर था, ऐसा नहीं कि सोशल फिगर नहीं था, मामूली था। उसके घर में सब जाते थे, चाहे वो आपका ट्रंप साहब, तमाम वीडियो आ रहे हैं, ट्रंप साहब खुद जाते थे, और प्रिंस एंड्रू है जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है आजकल इंग्लैंड में, वो भी उसका नाम काफी और आगे आया था कि उसमें शिरकत भी किया है ऐसी चीजों में जिसके अगर वो अमेरिका में जाए तो उसकी जेल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे चीजें जो है, तो जेफरी एप्स्टीन के साथ जुड़ा हुआ, तो उसमें एलन मस्क ने कहा कि इसका नाम भी उसमें है। सही बात है कि उसका जो जाने आने का लिस्ट में उनका नाम है, पर और कोई बात सामने नहीं आया है। तो ये वही जो मैं जिक्र कर रहा था, वो उनका जो एक्स मस्क साहब का प्लेटफॉर्म है, उसमें ये बोला है कि एप्स्टीन फाइल और डोनाल्ड ट्रंप का लिंक है, ठीक है ना। ये इसी वजह से इस फाइल्स को पब्लिक नहीं किया गया। सिर्फ इतना पब्लिक हुआ कौन उसमें जाते और आते थे, पर इसके आगे पब्लिक नहीं हुआ, क्योंकि उसका नाम उस फाइल्स में है ट्रंप का। तो ये जो है मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इस चीज से उनको वापस आना संभव नहीं है। पर उसका जो खतरा मस्क के लिए है कि उसकी शेयर्स वैसे भी टेस्ला के काफी नीचे आए थे पहले, यहां पर करने के बाद उसने कहा कि जिसकी स्पेस कॉन्ट्रैक्ट है स्पेस एक्स की, जो स्टार लाइनर इनकी जो है, तो स्पेस एक्स की हवाई जहाज जो जाती है, तो वो चीजें अगर बंद हो जाए तो दोनों को बहुत बड़ा खतरा है कि स्पेस एक्स के लिए एक बहुत बड़ा पैसे की रेवेन्यू सोर्स है, तो वो बंद हो जाएगा। और
इनके लिए, अमेरिका के लिए ये खतरा है कि स्पेस एक्स के अलावा स्पेस प्रोग्राम चलाने का और के औजार उनके पास है नहीं। बोइंग का जो स्पेस लाइन जो था उसका जो था वो जाके फेल कर गया, स्पेस फेल कर गया था। और वो कब जब सुनीता विलियम को लाना था, सुनीता विलियम को भेज तो पाए पर वापस लाने के लिए वो संभव नहीं हुआ। उसको वापस लिए बिना किसी उसके अंदर हो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था क्या होगा, तो ले आए। और इसके बाद स्पेस एक्स उनको करीब 1 साल बाद जाके वापस लाए। दो स्पेस उसमें थे, उस जहाज में थे, तो 2 जो उनको वापस लाने में एक साल से ज्यादा लग गया था उनको वापस लाने में। तो स्पेस एक्स अगर कैंसिल कर देते हैं ट्रम्प साहब, तो अमेरिका का स्पेस प्रोग्राम पे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो मस्क साहब कह भी रहे हैं कि अगर मैं नहीं हट जाता हूं तो नासा एक दिन भी काम ना कर सके। हालांकि उन्होंने जो इनके करीबी थे नासा प्रमुख, उनकी नियुक्ति को रद्द भी कर दिया। तो क्या अमेरिका की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव संभव है आने वाले दिनों में? ये जो लड़ाई बढ़ेगी, देखिए उनका जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें व्यक्तिवाद का संभावना ज्यादा होता है। पहली बात तो यह है कि तीसरे टर्म, हालांकि लोग कह रहे हैं, ट्रम्प भी कह रहे हैं मैं लड़ सकता हूं, पर तीसरी टर्म लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 ही टर्म होता है प्रेसिडेंट का। तो दूसरी बात जो होता है कि अगर सेकंड टर्म प्रेसिडेंट का होता है उस वक्त और अगर चुनाव लड़ना नहीं है तो व्यक्तिवाद का पूरा खुली छूट होती है, पूरा मुजाहरा, पूरा प्रदर्शन किया जाए। अगर आपका बात अंदर व्यक्तिवाद है, आप पार्टी से नहीं आए हैं, और ट्रम्प पार्टी से बाहर से आए हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी में थे नहीं, वो तो बाहर से आए और उन्होंने कंटेस्ट किया कि मैं आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनना चाहता हूं, और वो जीत भी गए। तो ये चीजें अमेरिकन पार्टी सिस्टम के अंदर होता है और किसी जगह पर मैंने सुना नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि वहां पर ये बात भी सही है, पिछले 40-50 साल में बड़े पैसे वाले लोगों ने पार्टियों पे कब्जा कर लिया। तो उसके बहुत सारे वजह है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ। उससे सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशंस का फंडामेंटल राइट है, कहा कि कॉरपोरेशंस भी इंसान के राइट रखते हैं, उसका ह्यूमन राइट है किसको कितना पैसा देना चाहे, तो इसीलिए इलेक्शन फंड में कोई रोक नहीं है। तो इसके बाद पैसे के आधार पे इलेक्शन वहां चलता है, कौन कितना पैसा इकट्ठा कर। मस्क भी कह रहे हैं मैंने सारा चुनाव लड़ाया है, इतना बिलियन दिया है, ये किया है। बिल्कुल सही आपने कहा। मस्क ने कहा मेरे बिना आप ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रन कर सकते हैं, ना सेनेट रन कर सकते हैं, और आपकी जीत के पीछे मेरा पैसा। तो ये जो बताया, मैंने वही कहा कि जो बातचीत अभी हुई है पब्लिक में, इससे वापस जाना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कुछ पैचअप हो जाए, दोनों की स्वार्थ इसमें जुड़ा हुआ है, पर पैचअप थोड़ा पैचअप ही रहेगा, और एक फंडामेंटल रप्चर तो हो ही गया दोनों के बीच में, और ये रहेगा मेरे ख्याल से। मैं समझता हूं कि आपने जो सवाल रेस किया है कि अमेरिका का जनवाद के लिए इसका क्या नतीजा होगा, ये सवाल यही है कि अमेरिका के जब तक जनतंत्र पैसे के आधार पे संचालित होगा तब तक ये खतरे रहेंगे। और क्या इस पैसे के आधार पे राजनीति के जो संचालन करते हैं इस पे रोक लग सकती है? इस पे दोनों पार्टियों को इस वक्त उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टी समझते, जो उसके कर्णधार हैं जो चलाते हैं, उनका है कि पैसा हमारे पास भी है, हम इसको कंट्रोल करेंगे तो पार्टी को हम कंट्रोल करेंगे। तो ये चैलेंज है। राजनीति का खेल, देशों की किस्मत पैसे वालों के पास ही मुट्ठी में है, और वो खतरा हम अमेरिका ही नहीं, हम भारत में भी देख रहे हैं किस तरह पैसे के जरिए चुनाव लड़ा जाता है, कितना पैसा उसमें डाला जा रहा है, और किस तरह से पूंजीपति सरकारों पर हावी हैं। तो पर हमारे यहाँ कुछ रोकथाम तो है, कुछ रोकथाम है, क्योंकि लेकिन अब इलेक्शन बॉन्ड तो कैंसिल, लेकिन अभी हम क्योंकि विश्व गुरु नहीं बने हैं इसलिए अभी रोकथाम है। जब हम बॉस बनेंगे तब, क्योंकि अभी कुछ भी कहें कि भाई अमेरिका एक पूरी दुनिया का अपने को आपको बॉस तो कहता ही है, और वो महाशक्ति तो है ही, पर 2 महाशक्ति उधर रूस यूक्रेन से उलझा है, और टैरिफ ट्रेड वार के जरिए पूरी दुनिया से जंग लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, खास तौर से चीन से। चीन को जिस तरह से उन्होंने निशाने पर लिया है टैरिफ वार के जरिए, लेकिन उसमें उन्हें
वार पलटवार चल रहा है, जवाब मिल रहा है। ट्रंप साहब टैरिफ के अलावा मस्क से भी उलझ गए हैं और इस सब के परिणाम क्या होंगे, क्योंकि ये तो कोई भविष्यवाणी हम कर नहीं सकते, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं आगामी आने वाले समय में, क्योंकि अलग अलग जगह भी अलग अलग तनाव बढ़ रहे हैं, तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। चीजें किस तरह से सुधरेंगी, कैसे कहाँ बैठकर बातें होंगी, पूरा देश पूरी दुनिया एक तरह से उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, मुझे लगता है। तो इसी नोट पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।